फर्स्ट रीडिंग थी, अर्थात जो पहला वाचन था वो सबसे छोटा वाचन है, वो चला था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948। अगर आपको इनको विस्तार से जानना है कि क्या बहस हुई थी इस समय पे, बहुत बड़ी बहस है, लगभग 2000 से ज़्यादा बहस है, जैसा कि मैं भी आजकल ये पढ़ रहा हूँ, भारतीय संविधान की अनकही कहानी। तो उधर मतलब क्या आपका भारतीय संविधान की अनकही कहानी, ये लिखा है राम बहादुर राय जी ने जिसमें मतलब ये बात थी कि वहां पर जब बहस हो रही थी, जब संविधान बन रहा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरोजिनी नायडू क्या कह रही थी, तो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से इस बात को जाना। जैसे मैंने कहा कि सोने की कलम चाहिए और आपका एक शहद की स्याही चाहिए। तो कभी जब भविष्य में आप और ज्यादा जानना चाहें तो उसको जानेंगे। पहला वाचन यहां पर हुआ। दूसरा, दूसरी रीडिंग की बात करते हैं। दूसरी रीडिंग वो चली थी 15 नवंबर से। सेकंड रीडिंग जो है वो 15 नवंबर से चली थी 1948 से कब तक आपका 17 ऑफ अक्टूबर 1949। तो कभी भी पूछे सबसे छोटा वाचन कौन सा है, या पूछ ले छोटा वाचन कौन सा था, तो आप कहेंगे पहला। सबसे कम टाइम के लिए कितने दिन चलिए कुल, आपको देख पा रहे होंगे, बोलो भाई, 6 दिन चला है कुल, और ये लगभग 11 महीने चल गया था। ये सबसे बड़ा वाचन है। सबसे बड़ा वाचन कौन सा है, सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है तीनों में से। और तीसरा, ये अंतिम है, इसको पूछा जाता है अंतिम वाचन कब से कब तक चला था, तो ये 14 नवंबर से चला था। क्या बोलोगे, जो तीसरा रीडिंग था, या जो थर्ड रीडिंग थी, या तीसरी जो वाचन थी, वो चला था आपका 14 नवंबर से आपका 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिवस आप मनाते हैं, ये बच्चों नोट कर चुके। क्या बोलेंगे, 26 नवंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, तो आप कहोगे भैया 26 नवंबर जो है ये है हमारा, क्या बोलेंगे, कानून दिवस, या इसी को हम बोलते हैं आपका विधि दिवस। ये भारत का आपका लॉ डे है, विधि दिवस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखो इस दिन हुआ क्या था। इस दिन आप बोलेंगे कि भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकार का मतलब क्या होता है, अडॉप्ट कर लिया गया। तो कभी भी आपसे पूछे भारत का संविधान कब अडॉप्ट हुआ था, तो आपका आंसर होगा कि भैया वो अडॉप्ट हुआ था जिस दिन हम कानून दिवस मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, अंगीकार का मतलब क्या है, आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। आंशिक रूप से मतलब पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, आंशिक रूप से संविधान लागू हो गया। तो शुरुआत में कितने अनुच्छेद लागू हुए थे बताएं भाई। पूर्णतः तो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन आंशिक रूप से, आंशिक रूप का मतलब क्या होता है, पार्शियली इम्प्लांटेड किया गया था इसको, पार्शियली इम्प्लीमेंटेड। और यहां पर जो आपका अनुच्छेद थे वो सिर्फ 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कितने आर्टिकल सिर्फ 16 अनुच्छेद। तो प्रश्न बनता है एक बार, 26 नवंबर 1949 को जब इसको पार्शियली इंप्लीमेंटेड किया गया था, यानी आंशिक रूप से लागू किया गया था, तो कौन सा अनुच्छेद लागू था या नहीं था, इस तरह से उसको कैटेगराइज करके आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो कितने अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद। और वो अनुच्छेद कौन कौन से थे अगर मैं आपको बताऊं, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 ये आर्टिकल लागू हो गए थे। एक आपका आर्टिकल 60 लागू हो गया था, एक 324, इससे शुरू होकर 326, नहीं 324 के बाद 366, 26 नहीं तो 366, 326 तो बाद में आया ना, सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है। 366, 367, 379, 367 एंड 380, 380, 388 और 391, 391, 92, 93, 94, 392, 393 और 394।
कितने हुए गिनेंगे एक बार, 3 2 5, 1 6, 3 9, 3 12, 3 15, एक कम है भैया कोई, 5 6 7 8 9, 60, 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 4 3 7 3 10 16, ठीक है पूरे हैं। कितने, ये 16 आर्टिकल हैं। और ये 16 आर्टिकल क्या हो गए थे, आंशिक रूप से लागू हुए थे। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, याद रख लेना। और इस दिन क्या था आपका, क्या था, जो तीसरी रीडिंग थी उसका ये लास्ट डे था, लास्ट डे था, ठीक है, लास्ट डे। अब यहां पर प्रश्न आता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक, कितनी बैठकें हुई थी टोटल, क्या आपसे प्रश्न रहेगा मेरा? संविधान सभा की अंतिम बैठक, बहुत जगह आपको मिलेगा 167, 165, वो गलत है, 166 ठीक है। अंतिम बैठक जो हुई थी, द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल हेल्ड ऑन 24 ऑफ जनवरी, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को हमने क्या क्या यहाँ पे अडॉप्ट किया था? आप बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को पहली चीज हुई क्या, कि हमने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान बोले तो नेशनल एंथम, बताइए कौन सा है नेशनल एंथम हमारा? नेशनल एंथम जन गण मन, जन गण मन, इसको हमने स्वीकार कर लिया। अगर आप पढ़ते होंगे भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन, तो बताओ किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था? तो आप बोलेंगे जो जनगण मन है भैया, इसको लिखा किसने है, यानी भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने बांग्लादेश का आमार सुमार बंगला भी लिखा है, याद रख लेना। 1905 का जब बंगाल विभाजन का स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने लिखा आमार सोनार बंगला, वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। वहीं शांति निकेतन के इनके छात्र रहे हैं एक, उनका नाम है आनंद समराकुल। आनंद समराकुल ने श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखा है। यानी इन 30 देशों के राष्ट्रगान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। जनगण मन इसको लिखा गया, और पहली बार मुझे बताइए मैंने क्या बोला, ये कब गाया गया? तो बोलेंगे 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे? कलकत्ता। कौन अध्यक्ष थे इस समय कांग्रेस के? कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसके जो गायन की अवधि है वो कितनी है, कितना बोलेंगे, कितना इसमें टाइम लगता है? जो समय है वो 52 सेकेंड्स का लगता है। और देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जनगण मन अर्थात राष्ट्रगान को पूरा ही गाया जाए। कई बार राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को भी गाया जाता है विशेष अवसरों पर, जिसमें 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? 52 सेकंड्स का। और क्या बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ, ये किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था, बांग्ला लैंग्वेज में, बांग्ला भाषा में लिखा गया। अच्छा, आपने एक बात देखा होगा, इसमें बहुत चर्चित आता, जनगण मन से रिलेटेड एक चीज है, इसको याद रखना, बिजोय इमेनुअल, नोट करना बहुत अच्छे से, विजय इमेनुअल बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य 1986, ये जनगण मन का केरल राज्यवाद 1986, बिजोय इमेनुअल वर्सेस केरल स्टेट। देखो ये वाद क्यों चर्चित है, जनगण मन के बारे में हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? 1986 में केरल में जो साथी आपका कोयाट्टम है, वहां पे एक स्कूल था। अब ये जो विजय इमेनुअल है, ये ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। अब इनके स्कूल में जब कभी भी राष्ट्रगान होता था, तो राष्ट्रगान सारे बच्चे गाते थे। लेकिन ये बच्चे क्या है, राष्ट्रगान के लिए खड़े तो होते थे, लेकिन ये राष्ट्रगान को गाते नहीं थे। स्कूल ने नोटिस किया, और स्कूल ने इमोए बिजेनुअल, क्या बोलेंगे, इमेनुअल बिजोय, इमेनुअल बिजोय और उनकी दो जो बहन थी उसी स्कूल में, इनको स्कूल से निकाल दिया। और उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो जो है हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। अब हाईकोर्ट गए,
ये लोग हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया? केरल हाई कोर्ट ने बोला स्कूल का पक्ष कि स्कूल ठीक कह रहा है, ये असंवैधानिक है। इसके बाद में गए ये आपका कहा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने बोला कि भाई हम तो जो है ना ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और हम सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं, हम जो आपका प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गॉड की करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम तो बस जीसस के लिए प्रार्थना करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह स्कूल से जो निकालना है इनको, ये गलत है। और केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह भी गलत है। यानी स्कूल का एक्ट वो असंवैधानिक है, बच्चों का एक्ट असंवैधानिक नहीं है। अर्थात बच्चों की तो ये स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता में जो हवाला दिया गया वो दिया गया है आर्टिकल 25 का। कौन सा? आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतर आत्मा, उसमें पहला शब्द आएगा, आप देखोगे इनर सॉल को लेकर के, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता। यहां पे छोटे से में लिखना, और आज आपको मैं काम देता हूं, आर्टिकल 25 को थोड़ा ध्यान से इसके बारे में रिसर्च करेंगे, जहां पर बात की गई है अंतरात्मा की। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया? बिजॉय इमैनुअल के। अच्छा, ऐसा ही आप सब लोगों को पता होगा, आप कभी सिनेमा घर गए होंगे, सिनेमा घर में अक्सर आपने देखा होगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब प्रत्येक सिनेमा घर में जनगण मन बजाना जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी कर दिया नेशनल एंथम को। लेकिन उसके बाद क्या घटनाएं हुई देश में कि जैसे मान के चलो जनगण मन पर कोई खड़ा नहीं हुआ तो उस हॉल में मारपीट हुई, कहीं पर तो पूरे परिवार को पीटा गया, और कहीं पर ऐसा हुआ कि पूरे परिवार को भी, आपका छोटे बच्चों के साथ भी कई जगह मारपीट देखने को मिली कि पूरे परिवार को खचेड़ा गया सिनेमा हॉल से। इसके बाद आपका 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका नेशनल एंथम है उसको प्ले करना, यानी कि शुरुआत के 52 सेकंड्स में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी उसको कर दिया कि भाई अगर आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं और नहीं भी। लेकिन फिर वो ज़्यादातर सिनेमा घरों ने उसको बंद कर दिया, कुछ जगह शायद जारी भी हो, तो पता नहीं उस बारे में, क्योंकि उससे कई बार ऐसी मारपीट जैसी घटनाएं देखने को मिली। ठीक है, तो ये जनगण मन याद रखेंगे। राष्ट्रगान को हमने कब स्वीकार किया बताएंगे? दूसरी बात, कब स्वीकार किया है राष्ट्रगान को बताएंगे? राष्ट्रगीत को भी हमने इस दिन स्वीकार किया। राष्ट्रगीत बोले तो नेशनल सॉन्ग, क्या कौन सा है हमारा नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, किसने लिखा है इसको बताएंगे एक बार? वंदे मातरम को किसने लिखा है? वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ओके, और पहली बार इसको कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। अब यहां पे बड़ा विभेद है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 पहली बार इसको गाया गया था। इसके जो गायन की अवधि है वो आपका 65 सेकंड्स है। टाइम कितना लगेगा इसके गायन में, कितने समय में इसको पूरा करना चाहिए? और जो भाषा, जिन भाषाओं में लिखा गया था, बांग्ला और संस्कृत में, बांग्ला और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि जब आप जनगण मन पढ़ते होंगे तो क्या आता है? जनगण मन अधिनायक जया है। जब इसको लिखा गया 1911 में, और 1911 में इसको गाया गया, तो इस समय पे आप लोगों को पता होना चाहिए भारत की राजधानी स्थानांतरित करने की बात हो रही थी, और साथ में अगर मैं आपको बताऊं बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात भी थी। तो भारत में कौन आया हुआ था? ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज 5 आया, और कहते हैं कि जॉर्ज 5 की तारीफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना लिखा, जिसमें अधिनायक शब्द जो है वो जॉर्ज पंचम को उन्होंने डिनोट किया है। तो कहते हैं कि जॉर्ज पंचम, आपने भी कभी ये बात सुना होगा कि जॉर्ज पंचम की तारीफ में इसको लिखा गया, और जिसको जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा गया उसको फिर हम देश का राष्ट्रगान क्यों मानते हैं? हालांकि बहुत बार इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर से भी सवाल किए गए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आज भी ये विवाद जारी है, इसमें अधिनायक शब्द किसको कहा है